अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली मेंबर्स मेरे लिसनर्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपने नावल मन महरम का पार्ट नंबर 4। आइए तो अपना जो नावल लिखा है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ना पड़ा यार, कह तो रही हूँ सॉरी, अब मुँह ठीक कर लो। मेरे पिछले 10 मिनट से उसे मनाने की कोशिश कर रही थी मीरम, लेकिन उसके चेहरे पर नो लेफ्ट का साइन था। मीरम, आधा घंटा तुम्हें ढूंढती रही हूँ मैं, और तुम महारानी की तरह यूं नहीं कहीं किसी बेंच पर बैठे रही। वाह यार, मुझे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने थे तुमसे, लेकिन नहीं, मोहतरमा को जरूरत ही महसूस नहीं होती मुझसे मिलने की। फरा शिकवा कर रही थी, यानी थोड़ी थोड़ी नाराजगी खत्म हो चुकी थी। यार, पेपर से पहले इंसान को अच्छी अच्छी चीजें देखनी चाहिए ताकि पेपर भी अच्छा हो। बस इसलिए मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी। नीरम ने शरारती अंदाज में फरा को छेड़ा। तुम मीनू की बच्ची। फरा ने हाथ में पकड़ी फाइल उसे कंधे पर मारी। मीरम हंसने लगी। शुक्र है तुम्हारी नाराजगी तो खत्म हुई। किसने कहा मेरी नाराजगी खत्म हो गई? पहले मैकडॉनल्ड से मेरी पेट पूजा करवाओ, फिर सोचूंगी। मीरम की बात पर फरा ने दोबारा मुंह फुलाते हुए कहा, आज तो नहीं यार, अम्मा से पूछा ही नहीं, और वैसे भी मुझे जल्दी घर जाना है। मीरम ने एक्सक्यूज किया। ना आज ही, वरना मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। फरा की धमकी पर मीरम ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। जवार शाह का नाम देकर मीरम ने कॉल पिक की। हो गया पेपर, फ्री हो तो लेने आ जाऊं? जवार तेजी से बोला। गालबन वो बिजी था। हाँ फ्री हूँ, लेकिन मुझे फ्रेंड के साथ मैकडॉनल्ड जाना है, तुम 20 मिनट तक आ जाना। वो बात करते करते फरा से कुछ दूर हुई। मीरम, तुम्हारे दिमाग के स्क्रू ढीले हैं। तुम्हें जब कहा है कि कुछ दिन सुकून से बैठो तो फिर क्यों तंग कर रही हो? और दूसरी बात, 1.5 घंटे तक मुझे लाइव जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास। गेट के पास आओ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मीरम की बात सुनकर इसका दिमाग घूमा था। बात सुनो जवाशा, तुम और तुम्हारा लाइव आना जाए भाड़ में। मुझे कब क्या करना है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। तुम्हें सर दर्द लेने की जरूरत नहीं है, समझे? बाय। मीरम ने अपनी बात खत्म की और कॉल बंद कर दी। फिर घर कॉल मिला के मारी चची से बात की और उन्हें मैकडॉनल्ड जाने का बताया। जानती थी मामा को बताया तो वो एतराज करेंगे, अब चची इन्हें बता के खुद ही हैंडल कर देंगी। इन्हें इन्फॉर्म करके उसने जवार की आती कॉल को रिजेक्ट किया और फोन ऑफ कर दिया। पर वो नहीं खड़ी थी, वो मुड़ के इस तक आई। चलो चलते हैं, तुम भी क्या याद करोगी किस सखी से पाला पड़ा है। मीरम ने फर्जी कॉलर झाड़े। मीरू, यू आर ग्रेट, मेरी पक्की सहेली, लव यू। फरा की बात पर मीरम खिड़खिड़ा उठी थी। चलो देर हो रही, पहले ही काफी टाइम हो गया। दोनों मैकडॉनल्ड चली गई। वहां से खाते पीते उन्हें आधा घंटा हो गया। जब मीरम की नजर क्लॉक पर पड़ी, उफ इतना टाइम हो गया। फरा, बदतमीज, अब उठो, ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। मीरम का ख्याल था जवार ने ड्राइवर को उसे पिक करने का कह दिया होगा। और दूसरी तरफ पिछले 20 मिनट से जवार उसी रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठा उसके फ्री होने का इंतजार कर रहा था। वो कॉल बंद होने के 10 मिनट बाद यूनी के सामने आ गया था, लेकिन 5 मिनट तक इधर उधर देखने के बावजूद उसे मीरम नजर नहीं आई। कुछ सोचकर मोबाइल निकालकर उसने मीरम के पाउच में मौजूद ट्रेसर से उसे लोकेट किया। वो मैकडॉनल्ड्स में ही थी। जवार सांस भर कर रह गई। ये लड़की कभी भी नहीं सुधरेगी। जवार गाड़ी लेकर मैकडॉनल्ड आया। अंदर आकर उसने इधर उधर देखा तो मीरम उससे अपने एक फ्रेंड के साथ एक कोने वाली टेबल पर बैठी नजर आई। इसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि जवार का दिल न किया उसे उठने का बोले। निस्बतन एक अलग टेबल पर बैठकर वो उसे फारिग होने का इंतजार करने लगा। उसे देर हो रही थी। मोहतरमा को पूरे आधे घंटे बाद टाइम का एहसास हुआ। वो उठकर बाहर को निकली थी। जवार भी शुक्र का कलमा पढ़ते हुए उठा था। मीरम दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। जवार उसके पीछे ही था जब उसकी नजर सामने खड़ी गाड़ी में मौजूद आदमी पर पड़ी। उसके हाथ में पिस्टल था। जवार ने दौड़ते हुए मीरम तक पहुंचा, तभी आदमी ने ट्रिगर दबाया था। जवार की नजर उसी पर थी। उसने तेजी से मीरम का बाजू खींचकर पीछे को किया। गोली मीरम के अकब में खड़ी गाड़ी के शीशे को लगी थी। वो आदमी भी जवार को देख चुका था। जवार ने जेब से पिस्टल निकालकर निशाना बांधा था, लेकिन तब तक गाड़ी उड़ा चुका था। वो चंद कदम आगे गया, गाड़ी को देखने की कोशिश की, लेकिन नजरों से ओझल हो चुकी थी। वो पलटकर मीरम के पास आया और फरा का सहारा लेकर बामुश्किल खड़ी हुई थी। खुद खौफ से उसका चेहरा जर्द पड़ा था। फरा की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। तुम ठीक हो ना? जवान ने उसकी जर्द पड़ती रंगत को देखकर पूछा। हाँ, मीरम ने यह खुल्फी जवाब दिया। चलो घर चलते हैं, मिसाएं आपको भी ड्रॉप कर दी। जवान इस तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा था जैसे कुछ देर पहले कुछ ना हुआ। नहीं, मेरे पास गाड़ी है, ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा, आप मीरम का ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। फरा मीरम से मिलकर चली गई। चले। मीरम अभी तक उस हादसे को कबूल नहीं कर सकी थी। जवान उसका हाथ पकड़कर गाड़ी तक लाया। फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। मीरम ने खामोशी से पकड़ लिया और पानी पिया।
अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच गई हो यार, इतनी जल्दी कहाँ तुम मुझसे मुझे बिरयानी खिलाने वाली हो। जवार ने इसको हल्का फुल्का करने के लिए तंग किया। जवार, वो गोली अगर मुझे लग जाती तो? मीरम ने वो सवाल किया जिसने जवार के दिल को बेकल किया हुआ था। लगी तो नहीं ना, रोज फिल्मों में ऐसे सीन देखती हूँ, आज हकीकत में भी देख लिया। क्या हो गया? जवार अपने दिल की परेशानी नजरअंदाज करके उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। चीज है, हम लोग अपनी जिंदगी की हर प्लानिंग करते हैं, कल ये करना है, अनसर्टेन मौत सबसे ज्यादा, परसों ये करना है, इस साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, लेकिन हमने कभी भी मौत की प्लानिंग नहीं की। अगर हमें मौत आ गई तो क्या? हमारे पास कुछ जिसे रब को हुजूर पेश करके सुरखुरू हो जाए। हाँ, वाकई फिल्मों में देखना बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन हकीकत में। मीरा ने झुरझुरी की। वैसे जवार, अगर आज तुम ना होते तो मेरा ऊपर का टिकट पक्का था। वो संभल चुकी थी। जवार का नॉर्मल अंदाज देखकर उसके दिल को भी हौसला हो रहा था। कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। इसकी बात सुनकर जवार को लगा उसका दिल किसी ने हाथ में लेकर मसला हो। फजूल बातें ना किया करो, और इसीलिए तो मैं कहता था चंद दिन सुकून से बैठ जाओ, लेकिन वो मीरम तो नहीं होगी जो किसी की बात मान जाए। जवार ने बात पलटी थी। हाँ, तो मेरी फ्रेंड नाराज थी, उसे मनाना भी था, और मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही, जितनी तुम मुझसे खार खाते हो उसको देखते हुए तो तुम खुद मुझे गोली के सामने करना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। क्यों? मीरम की बात पर जवार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ताईजान बिल्कुल ठीक कहती हैं कि बेटी में जरा भी अकल नहीं है। जवार की बात पर मीरम ने उसे घूरा। कुछ कहने ही लगी थी कि जवार गाड़ी रुकते ही फिर बोल पड़ा। घर आ चुका है मैडम, अब आप घर जाकर आराम करें, बंदा नाचीज को अभी और भी काम है। मीनू उसका मजाहिया अंदाज में मुस्कुराते हुए अल्लाह हाफिज गाड़ी से निकली। जवार भी गाड़ी से निकलकर इसके पास आया। इसे गेट से अंदर करके वो दोबारा गाड़ी में आया। बैठते ही स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले नॉर्मल था अब सुर्ख हो रहा था। उसने मोबाइल पकड़े किसी को कॉल मिलाई। चट्टा साहब, सारी सूरत आप जान चुके होंगे। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे का सारा बायोडेटा टेबल पर चाहिए। 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं। अपनी बात कह के वो कॉल बंद कर चुका था। गाड़ी स्टार्ट करके दोबारा कुछ देर पहले होने वाले वाकये को सोचने लगा। उसे अंदाजा था उसका दुश्मन कितना घटिया है, लेकिन ये बात जानते हुए भी वो इस वाकये को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अगर इस वक्त वो वहां ना होता तो मीरम को कुछ हो जाता तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। इसे मीरम का जर्द चेहरा याद आया। वो कितना डर गई थी। वो उसकी बीवी थी, इसकी शरीक हयात। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह वो उसको अजीज थी, लेकिन इतनी अजीज होगी इस बात का अंदाजा जवार को भी नहीं था। इस आदमी के हाथ में पिस्टल देखकर जवार को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। वो बेवकूफ सी लड़की उसकी जिंदगी में इतनी अहमियत हासिल कर चुकी है, ये बात जवार को आज मालूम हुई थी। वो दोबारा ऑफिस आया तो सबके चेहरे परेशान थे, यानी सबको इस वाकये के बारे में पता चल चुका था। मैं फारूक कमाल के ऑफिस में आया था। अस्सलाम वालेकुम। संजीदा लहजे के साथ उसने फारूक कमाल को मुतवज्जा किया, जो कुछ और लोगों के साथ बिजी थे। वालेकुम अस्सलाम, आप प्लीज कुछ देर बाद आइएगा। फारूक कमाल ने सामने बैठे लोगों से माजरत की। वो लोग उठ के चले गए तो जवार कुर्सी पर बैठ गया। आपने खुद को देखा है ना, कोई हेडलाइन तो नहीं बनी? इसके चेहरे पे परेशानी थी। डोंट वरी जवार, तुम्हारे मैसेज करने के बाद मैंने इस बात को श्योर किया कि कोई भी चैनल इस वाकये को ना बताए। तुम खुद चेक कर सकते हो, फारूक कमाल ने कहते हुए अपना लैपटॉप इसके सामने किया। कुछ देर उसकी उंगलियां लैपटॉप पर हरकत करती रही, फिर उसने लैपटॉप दोबारा उनकी तरफ कर दिया। थैंक यू फारूक साहब, मैं हमेशा आपका एहसान याद रखूंगा। जवार शाह की बातों में इतनी देर में पहली बार सुकून था। वो जानता था मीडिया इस खबर को नमक मिर्च लगाकर पेश करेगा। सबका शक शौकत रहमानी की तरफ ही जाना था। इस सब से शौकत रहमानी को नुकसान आसानी से पहुंच सकता था, लेकिन वो कभी भी मीरम को यूं जबान जरेआम नहीं करना चाहता था। सिर्फ फारूक साहब थे जो इस खबर को आने से रोक सकते थे। इसने उन्हें मैसेज करके रिक्वेस्ट की थी कि ये बात दब जाए। जवार शाह फारूक साहब के ऑफिस से उठकर अपने स्टूडियो चला गया। मेहमान आ चुके थे और अगले 5 मिनट में उसे लाइव जाना था। मेरे क्या बात है बेटा, क्या पेपर अच्छा नहीं हुआ? वो जब से आई थी तब से ही रूम में बंद थी और रात का खाना भी नहीं खाया। तभी मामा उसके पास चली आई। नहीं मामा, बस थकावट हो गई है, सर दर्द कर रहा था। मीरम ने इनकी गोद में सर रखते हुए आंखें बंद की। तो बेटा कोई मेडिसिन ले लेनी थी ना, बताया भी नहीं तुमने। हमें ये था तुम थक गई होगी इसलिए सो गई होगी। तुम्हारे बाबा भी पूछ रहे थे। रिजवाना बेगम की बात पर उसने आंखें खोली। बाबा आ गए?
मैं उनसे मिल के आती हूँ। वो माँ को कुछ कहने का मौका दिए बिना कमरे से निकल गई। दरवाजा नॉक करके जब वो कमरे में आई तो तीनों भाई परेशान चेहरे लिए बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम, उसने हैरत से सबको सलाम किया। क्या हुआ, आप सब परेशान क्यों हैं? मीरम ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, उमर चचा ने नरमी से कहा। नहीं कोई बात है, आप बता क्यों नहीं रहे? इसके दोबारा पूछने पर उमर शाह ने रजा शाह की तरफ देखा। इनके इस बात में सर हिलाने पर उमर शाह उठकर मीरम के पास आए। मेरे बेटा, हम जवार की वजह से परेशान हैं। जवार की वजह से? क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? मीरम के जहन में शाम वाला वाक्य आया। हाँ वो ठीक है, लेकिन बेटा उसे किसी ने बहलाया है। वो हमारे बिजनेस पार्टनर के बारे में आजकल बहुत बुरी बातें फैला रहा है जो बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। इसकी वजह से हमारा पार्टनर आज गिरफ्तार हुआ है। हम सब बहुत परेशान हैं। अगर उसने अपना सारा पैसा बिजनेस से निकाल लिया तो हमारा दिवालिया हो जाएगा। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जवार से बात की है लेकिन वो हमारी बात नहीं समझ रहा। उमर शाह बेबसी से बोले। ओह माय गॉड जवार, ये सब कैसे कर सकता है? अब क्या होगा चचा जान? मीरम को बेचैनी हुई। बेटा अब तुम हमारे लिए कुछ कर सकती हो। मीरम के चुप होने पर रजा शाह की आवाज आई। लेकिन मैं कैसे? मेरा मतलब मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा तुम उसकी बीवी हो, तुम उसे समझा सकती हो, मान से या धमकी से। शायद तो तुम्हारी बात मान जाए। मैं तो वैसे भी कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ। मेरी तो खैर है क्योंकि मैंने सब सेट कर लिया है। लेकिन भाई साहब क्या करेंगे? दानियाल चचा की बात सुनकर वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी। लेकिन चचा क्यों कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं? मैं अशर को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाना चाहता हूँ, बस इसीलिए। हम परसों जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है तुम अपने बाप और चचा की मदद करोगी। दानियाल साहब के कहने पर उसने नजर उठाकर बाबा और चचा की तरफ देखा। वो उसकी तरफ पूरी उम्मीद निगाहों से देख रहे थे। मीरा भी बेसाख्ता सर इस बात में लाया। मैं कोशिश करूंगी चचा जान, जीती रहो बेटी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। उमर चचा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। वो मुस्कुरा कर रह गई। सर मैडम किंतु होश आ गया। अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े आदमी ने अपने बॉस को इत्तला दी। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखना और अपने बंधु से कहकर इसके घर का पता लगवा के वहां भी मामला सेट करो। जी सर, ठीक है। इस आदमी ने फोन पे ही ताबेदारी से सर हिलाया जैसे उसका बॉस उसके सामने खड़ा हो, उसे देख रहा हो। और सुनो, लड़की की हिफाजत खुद करना, मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है। बाद में बात करता हूँ, अभी मसरूफ हूँ। जी सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बॉस से बात करते के बाद वो दोबारा कमरे की तरफ चला गया जहाँ डॉक्टर किंजा हाशमी को दोबारा बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगा रहा था। वो रात को लेट कर आया। अपने कमरे की तरफ उठते कदम कुछ सोचकर थमे थे। एक नजर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ देखा। सामने ही मीरम का रूम था। उसने अपना रुख बदला और सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजा नॉक किया। यस, दरवाजा खोलकर अंदर गया तो वो रॉकिंग चेयर पर बैठी झूल रही थी। तुम इस वक्त खैरियत? मीरम फौरन चेयर से उठी। जी मैं इस वक्त, और खैरियत ही है। जवार बड़े सुकून से कहता उसकी स्टडी टेबल की तरफ मुड़ा। बुक्स को खोलते वो बिल्कुल उसे नजरअंदाज कर गया। मीरम कुछ देर चुप रही मगर फिर बर्दाश्त न हो तो बोल उठी। तुम आधी रात को मेरे कमरे में ये किताबें पढ़ने आए हो? मीरम की बात पर जवार ने महजूज होकर उसे देखा। मिसेस मीरम, जवार शाह, आपके ख्याल में आधी रात को मैं आपके कमरे में और किस लिए आ सकता हूँ? जवार के अंदाज पर मीरम का गाल सुर्ख हुए। तुम तो निहायत ही घटिया आदमी हो। मैं पूछना चाह रही थी कि किस लिए आए हो? आपकी याद आ रही थी, सोचा अपनी बेटर हाफ को देख ही लूं। और घटिया तो कोई बात नहीं की मैंने। मैं तो सीधी और आम सी बात कर रहा था। अगर तुम इसको गलत मायने ले रही हो तो मेरा क्या कसूर है? जवार मासूमियत से बोला। इसकी आंखों से छलकती शरारत मीरम के गुस्से को हवा दे रही थी। सबको परेशान करके खुद कितना खुश हो रहा है, उसने तल्खी से सोचा। क्या बात है, ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या? मीरम की मुसलसल देखने पर जवार ने फिर से उसे तंग किया। हाँ, इतने प्यारे लग रहे हो कि दिल चाह रहा है तुम्हारा ऑमलेट बनाकर खा लूं। मीरम के अंदाज और बात पर उसका कहका कमरे में गूंजा। यानी मेरी बेटर हाफ को भूख लगी है। मुझे अंदाजा था पहले तुमने कुछ नहीं खाया होगा। जवार के इस कदर दुरुस्त अंदाजे पर मीरम सटपट आई। वाकई उसने फरा के साथ ही थोड़ा बहुत खाया था। फास्ट फूड उसे कुछ खास पसंद नहीं। वो बस फरा का साथ देने के लिए मुंह ला रही थी। फिर मामा के कहने पर उसने कुछ नहीं खाया। पहले अपने साथ होने वाला वाकई ही नहीं भूला था कि चचा की बात पर उसे नई टेंशन ने आ घेरा था। क्या सोच रही? चलो और किचन में चल के खाते हैं। मैंने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। फिर पूरा दिन इतना मसरूफ रहा कि खाने का ख्याल ही नहीं रहा। जवार के ऑफर पर उसने कुछ देर सोचा। खाने के दौरान ही बाबा और चचा की बात करूंगी, शायद मान जाए। हाँ चलो। इसके साथ सीढ़ियां उतरते वो अल्फाज जोड़ रही थी कैसे बात करे कि जवार को गुस्सा भी ना और बात भी मान ले।
किचन में आकर खाना गर्म करके टेबल पर रखने तक भी उसे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो अपने काम के मामले में बहुत पॉजेसिव था। मीरम को कुछ दिन पहले होने वाली उसकी बातें याद आईं। तब बात और थी, लेकिन अब मामला उसके अपनों का था। वो जरूर बात करेगी। चेयर पर बैठकर उसने तमाम सोचों को एक साइड पर रख के सर झटका। मीरम, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो बात करनी है सीधी तरह कर लो। जवार, जो कब से उसकी खामोशी और चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था, अब नरमी से उसे इजाजत दी। वो अंकल पर्सन था जो अपने मेहमान के चेहरे के तासुरात से उनके जहन में चलने वाली बात का अंदाजा कर लेता था। यहाँ तो फिर मीरम थी। कैसे महसूस ना होता कि कुछ कहना चाहती है। चावलों की डिश की तरफ मीरम का बढ़ता हाथ थमा। हाँ नहीं, मेरा मतलब हाँ, करनी है मुझे तुमसे बात। जी तो जनाब करें बात, किसने मना किया, लेकिन साथ साथ खाना भी खाओ। जवार ने उसके चेहरे की तरफ देख कर कहा। मीरम खाना डालने लगी। जवार अभी भी उसको देख रहा था। डार्क ग्रीन दुपट्टे के हाले में उसका गंदुमी चेहरा बहुत दिलकश लग रहा था। डार्क ब्राउन आंखें, छोटी सी नाक और गुलाबी होंठ और निचले होंठ के नजदीक थे। वो कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन हाँ, जवार के दिल की धड़कन थी, क्योंकि वो लड़की अपने आप को संभालना जानती थी। वो आज तक घर से बाहर बिना चादर के नहीं गई थी। घर के अंदर भी दुपट्टा सर पर रहता था। वो कोई बहुत ही घरेलू लड़की भी नहीं थी, लेकिन जब उसकी जरूरत होती थी वो मौजूद होती। इसके चेहरे में अजीब सी कशिश थी जो मुकाबिल को अपनी तरफ खींचती थी। और हर दफा अट्रैक्शन खूबसूरती की नहीं होती, मोहब्बत की दुनिया में खूबसूरती अपना अलग मकाम रखती है। जवार, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मुझे उसे देखता देखता जाने क्या सोच रहा था। उसकी मुतवज्जा करने पर एकदम आंखें झपका कर देखा। हाँ, क्या कह रही थी तुम? दोबारा अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए वो खाना खाने लगा। यानी मैं इतनी देर से बेवकूफों की तरह बोले जा रही हूँ और तुम्हें एक लफ्ज भी समझ नहीं आया? पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। हद हो गई। मीरम अपने इतने अल्फाज जाया होते देखकर भड़क उठी थी। कुछ नहीं सोच रहा, और अब तुम बताओ भी या मैं चला जाऊं? वो जानता था बात कोई खास है और मीरम उसे बात किए बिना जाने नहीं देगी। मैं तुमसे कह रही थी, तुमने बाबा और चचा के बिजनेस पार्टनर को गिरफ्तार क्यों करवाया? वो तो इतना अच्छा इंसान है। बाबा भला किसी बुरे इंसान के साथ क्यों पार्टनरशिप करेंगे? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी हरकतों की वजह से सब कितने परेशान हैं? अगर बाबा के पार्टनर अपना पैसा निकाल लें तो हम दिवालिया हो जाएंगे। तुम इनका पीछा छोड़ दो। मीरम बिना सांस लिए अपनी बात कर रही थी। जवार ने खाने से हाथ खींच लिया। मीरम, तुम इन चक्करों में ना पड़ो। तुम्हें नहीं पता घर से बाहर क्या हो रहा है। जवार ने इस मामले से दूर रखना चाहा उसे। क्यों दूर रहूं? तुम्हारी वजह से दानियल चचा ने अपना हिस्सा ले लिया और कनाडा शिफ्ट होने लगे। पीछे रहकर बाबा और चचा वो तो इतने परेशान हैं, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हारे तो प्रोग्राम की रेटिंग टॉप पर जा रही होगी ना, तुम्हें क्यों परवाह होने लगी अपनी बेकसूर फैमिली की? मीरम ने तंजिया लहजे में अपनाया। स्टॉप इट मीरम, तुम्हें कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती रहो। और जिन्हें तुम बेकसूर कह रही हो ना, वो इतने भी दूध पीते बच्चे नहीं हैं। बेहतर होगा आइंदा तुम अपने काम से काम रखो। खाना खत्म करके उठना। जवार खुद पे जब्त करता वहां से उठकर चला गया। दिल तो कर रहा था सारी असलियत बता दे इन बेकसूरों की, लेकिन वो अभी किसी पे भी एतबार नहीं कर सकता था, सो खामोश रहा। उसके जाने के बाद मीरम वहीं बैठी उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बाज़ औक़ात जो हमें नजर आ रहा होता है वो ठीक नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं है। वो ठीक कह रहा है, तुम इन बातों में ना उलझो। वो नायला फुप्पो थी जो पानी पीने किचन की तरफ आई थी और इन दोनों की आखिरी गुफ्तगू सुन ली थी। लेकिन फुप्पो, मीरम ने कुछ कहना चाहा। बस मीरू, कहा ना इन बातों में ना पड़ो, खाना मुकम्मल करो। फुप्पो ने उसे डपटा। जी फुप्पो। वो बेदिली से खाना खाने लगी। सवाशा, तुम अच्छा नहीं कर रहे। मेरे बाबा और चचा इतने परेशान हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मीरम के दिल में गिराह पड़ चुकी थी। वो अपने बाप और चचा से बहुत प्यार करती थी, इनको परेशान नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने जवार से दोबारा बात करने का मुसम्मिम इरादा बना लिया था। सुबह उसने अलार्म सेट कर दिया था। वो कभी भी जल्दी नहीं उठी थी, इसलिए अभी भी उसकी आंखें पूरी नहीं खुल रही थी। जवार जल्दी घर से निकल जाता था। अभी 8 बजे थे। वो फौरन वॉशरूम में गई, मुंह पे पानी की छींटे मारे
दुपट्टा अच्छी तरह से लिया और नीचे की तरफ भागी। वो सीढ़ी से उतर रही थी जब जवार अपने कमरे से निकला। पैंट शर्ट पहने, एक हाथ से मोबाइल कान से लगाया और दूसरे हाथ से कुछ पेजेस पकड़े वो उसे उजलत में लगा। इससे पहले वो आगे बढ़ जाता, मीरम ने उसे आवाज दी, जवार सुनो। वो एकदम पलटा। चेहरे पे कुछ देर वाली बशाशी की जगह संजीदगी ने ले ली थी। एक नजर उसे देखकर उसने कॉल पर दूसरी तरफ से मौजूद शख्स से एक्सक्यूज किया और कॉल बंद कर दी। बोलो। यहाँ मीरम ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। यहाँ कोई भी उसकी मुतवक्का बेइज्जती सुन सकता था। हाँ, यहाँ ही, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जवान ने घड़ी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। चल हम लॉन में खड़े होकर बात कर लेते हैं। मीरम हरगिज भी किसी को भी कुछ भी सुनवाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, सो फौरन लॉन की तरफ बढ़ी। मजबूरन जवार भी उसके पीछे चल दिया। लॉन में मौजूद चेयर पर बैठकर उसने जवार को भी बैठने का कहा। जवार चारों नाचार टेबल पर अपने कागजात रखता बैठ गया। अब सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करो। जवार ने उसे टाइम लिमिट बताई। उसने जवार की तरफ देखा और बहुत हिम्मत के साथ अपना मुद्दा बयान किया। जवार में ये कहने आई थी कि तुम बाबा के पार्टनर पर मजीद कोई प्रोग्राम नहीं करोगे और ना ही उसके खिलाफ कुछ करोगे और ना ही मुझ पर गुस्सा करोगे। मीरम की आखिरी बात पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, लेकिन बोला कुछ नहीं। अब बोलो भी कुछ। मीरम इसकी खामोशी पर बेचैनी से बोली। क्या बोलूं, खुद ही तो कहा है कि तुम पर गुस्सा नहीं करना। जवार की आंखों में हल्की सी शरारत हल्कोले खा रही थी। मीरम ने जवार को घूरा। यानी तुम्हारी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं। मीरम ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। तो मेरी बीवी हो मीरू। मैं कौन होता हूँ तुम्हें वैल्यू ना देने वाला, जब अल्लाह ने ही तुम्हें इस रिश्ते से मुंसलिक करके इतना वैल्यूएबल बना दिया है। लेकिन तुम अपनी वैल्यू को गलत जगह और वक्त पर कैश करवाना चाह रही हो। सिवाय आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जवार वहाँ से उठा और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, जबकि मीरम अभी भी उसके अल्फाज के ज़ेर असर थी। उसने पहली दफ़ा उसे मीरू कहा था। इसका दिल अनजानी लय पर धड़क रहा था। तभी उसकी नज़र उन पेपर्स पर पड़ी जो जवार जल्दी में टेबल पर ही भूल गया था, और उसने पेपर्स पकड़े ही थे जब गेट पर बैल हुई। चौकीदार चचा गेट खोलने लगे, लेकिन उसने मना कर दिया। यकीनन जवार अपने पेपर्स वापस लेने आया होगा। उसने भागकर खुद दरवाज़ा खोला। सामने खड़े अनजान शख्स को देखकर मीरम को अपनी गलती का एहसास हुआ।